Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज आ गया है इसका लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द टॉपिक मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो बेस्ड हैं oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको इनके आगे की प्रोसेसेस समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज यू नो जो फर्टिलाइजेशन होता है इन ह्यूमंस वो कहाँ होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो मीन्स हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत है किसका ड्रॉ बनाने की? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की। तो इन शॉर्ट हम बना लेते हैं उसको छोटा सा एक, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो एज यू नो जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं उनको? अब तो ये आपको आई थिंक ये जो डायग्राम है ना रट जाना चाहिए, क्योंकि इतने बार ये रिवाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरी हैं जो अटैच्ड रहती है यूटेरस से, किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, और ये क्या है? फिम्ब्रिये हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम किसके? ओव्यूलेशन के। ठीक है, ओव्यूलेशन कब होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया था कि जो मंथ्स का 14th डे होता है उस दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन इन द सेंस यहाँ पर जो ये ओवरी रिलीज़ करता है वो क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte को ये रिलीज़ करता है। और कहाँ करेगा? क्योंकि थोड़ा बाहर करेगा, यहाँ लिक्विड है, तो ये जो बाहर जो ये पहले रिलीज़ करेगा तो उस चीज़ को बोलते हैं सीलो। क्या बोलेंगे? सीलो। ठीक है, आफ्टर दैट जो ये फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर है इस सेकेंडरी oocyte को क्या कर लेता है? सक कर लेता है। ठीक है, और मतलब कैच कर लेता है, एक प्रकार से ऐसे करके कैच कर लेता है। अब देखिए, अब क्योंकि इतना पार्ट क्या था? इनफंडिबुलम का था। ये रीज़न क्या है? एम्पुला है। तो पहले ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte है। और इस रीजन को क्या बोला जाता है? एम्पुला, जो क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसकी जो कंडीशन है किसकी? सेकेंडरी oocyte की, वो अरेस्टेड है। मीन्स इसने मियोसिस फर्स्ट भी कर लिया है, सेकंड इसने स्टार्ट किया है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। मीन्स यहाँ तक वो कंप्लीट है। अब जो एनाफेज जो यहाँ पर स्टेज है उसको करने के लिए इससे स्पर्म की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए अब ये यहाँ पर स्पर्म का वेट कर रहा है। कितना समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस जो ये वेजाइनल ट्रैक है, यहाँ पर जो वेजाइनल ट्रैक है यहाँ पर स्पर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइनल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर स्पर्म्स आ जाते हैं ये, और इन स्पर्म्स का जो नंबर है वो मिलियंस में होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यहाँ पर ओनली स्पर्म तो रिलीज़ नहीं किए जाते हैं, उसमें सीमेन भी होता है। सीमेन में ये क्या होते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। तो सीमेन इनको क्या प्रोवाइड कराता है? मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसमें ये फ्लैजेला की हेल्प से क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से स्पर्म ऐसे करते हुए पहुँच जाते हैं कहाँ? एम्पुला वाले रीजन में। इतना यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है कि ज़रूरी नहीं है जब भी यहाँ पर स्पर्म रिलीज़ कर दिए जाए तब ही फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। ये ज़रूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर मंथ की 14th डे में तो यहाँ पर ओवा जो सेकेंडरी oocyte है वो पहुँच रहा है। और सपोज़ यहाँ पर स्पर्म जो मंथ्स के 2nd डे या 3rd डे या भी 7th 8th डे में आ रहा है, तो जब यहाँ तक पहुँचेगा जब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte होगा ही नहीं, तो ये किसको फर्टिलाइज़ करेगा? ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हर इंसेमिनेशन है या हर बार जो कॉपुलेशन होता है उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसमें होगी ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब दो यहाँ भी
और वो सक्सेसफुल कब होगा, जब यहाँ पर भी सेकेंडरी साइट आया है और यहाँ पर इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्म भी पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और आगे की प्रोसेस प्रेगनेंसी जो महिलाएं हैं या लेडीज़ है वो होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, मूविंग अहेड। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब हमने इन दोनों के बीच में जो इवेंट होने वाला है वो डिस्कस करना है, तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं किसका, सेकेंडरी oocyte का सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर मैं सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये न्यूक्लियस है, सेकेंडरी oocyte है मीन्स, ठीक है। इसके बाद देन एक लेयर होती है, अगर आपको याद होगी तो आई होप। इसके बाहर से जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, अब इसके बाहर लूजली पैक्ड, ठीक है, लूजली पैक्ड एक और लेयर होती है इस टाइप से। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको जब डायग्राम समझ में आएंगे तभी जाके आगे की प्रोसेसेस भी समझ में आएंगी, और डायग्राम की हेल्प से आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लेयर को अगर नेम दें, ठीक है, तो ये जो अंदर वाली जो लेयर है, जो न्यूक्लियस की कवरिंग है, जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, ये है ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ज़ोना पेलुसिडा की जो मेम्ब्रेन, इनके बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, ये जो गैप है। ठीक है, इस गैप को बोला जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस बोला जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको ये बताया, जो लूजली पैक्ड अरेंजमेंट हैं ये, इनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। ओके, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो इनको पकड़ के कौन रखता है, तो यहाँ पर एक सब्सटेंस पाया जाता है इस टाइप से, और उस सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो ये स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte का। इतना समझ में आ गया। अब एक स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अब दूसरा स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर और हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये वाला रीज़न क्या है, हेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, और यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास हल्का सा डिप्रेशन होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे डिस्टल सेंट्रियोल्स। फिर यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। चलो इनकी हम लेवलिंग भी कर लेते हैं। ये क्या है, एक्रोसोम। ठीक है, जो किससे बने हैं, गोल्जी बॉडी से। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। ये है डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखिए इनके वर्क, एक्रोसोम का क्या वर्क है अभी यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होता है, यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte में आगे के जो फर्दर प्रोसेस के बाद ओवम बनेगा। ठीक है, आफ्टर दैट जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो क्या काम करता है, ये भी मैंने बताया था कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होती है वो यही करवाता है। ठीक है, अब जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है ये नीचे को फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद
इसके चारों ओर, ठीक है, यहाँ इस मिडिल पार्ट में जो मिडिल पीस है, स्पायरल लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और नीचे का स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, टेल वाला रीजन हो गया, जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर था स्पर्म का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके चारों ओर जो ये हेड वाला रीजन है ना, इसके चारों ओर एक लेयर होती है जो कवर करके रखती है इसको, मीन्स प्रोटेक्ट करती है एक प्रकार से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कवर करके रखती है। इस लेयर को बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल लेयर। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, हमने यहाँ पर अब ये सेकेंडरी oocyte का भी स्ट्रक्चर समझ लिया एंड स्पर्म का भी स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है वो है इन दोनों के बीच का कांटेक्ट। जब ये इन कांटेक्ट में क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही स्पर्म इसके पास आएगा तो उसको पहुंचना है यहाँ पर, जो ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पास तीन ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, उसको क्रॉस करके पहुँचना है उसे। तो अब वो ऑब्स्टिकल क्या क्या हैं देखिए यहाँ पर। तो पहला ऑब्स्टिकल है जो ये हाइलुरोनिक एसिड है, इस स्पर्म ने इसको डाइजेस्ट करना है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोरोना रेडिएटा है, नंबर 2, इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। एंड नंबर 3 जो ज़ोना पेलुसिडा है, इसे डाइजेस्ट करना है। तब जाके जब इतने उसमें आएगा तब जाके वो इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, वहाँ पर पहुँच पाएगा, ठीक है। अब इसको बात आती है कि उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा वो। तो यहाँ पर यही जो एक्रोसोम है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है अब, ठीक है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जब स्पर्म का डायग्राम पहले वाले चैप्टर में जब पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था, ये जो एक्रोसोम होते हैं उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स होते हैं क्या है एक्चुअली, तो वो एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। तो यही स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है उसका ही रोल होता है इन 3 जो ऑब्स्टिकल्स है उनको पार करने के लिए। अब वो होते क्या क्या हैं देखिए, यहाँ पर देखिए, जो स्पर्म लाइसिन है, ठीक है, उसके पास क्या क्या है देखिए, स्पर्म लाइसिन के पास। तो उसके पास पहला जो ऑब्स्टिकल है, हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास होता है हाइलोरोनिडेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड है कोरोना रेडिएटा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, ठीक है। एंड थर्ड वन है ज़ोना पेलुसिडा, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास है ज़ोना लाइसिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मीन्स ये भी अपने पास इतनी तैयारी करके ला रहा है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों को पार करके जाना है, तो मैं अपने साथ ये हथियार लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर छोटा सा एक स्पर्म बना रही हूँ। जैसे ही कोई स्पर्म, ठीक है, इस तरह से स्पर्म बना दिया मैंने। स्पर्म, क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे आएंगे, देखिए ऐसे करके, क्योंकि मिलियंस में आ रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो एक स्पर्म को लेके चल रहे हैं। जैसे स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, एम्पुलर रीजन पे यहाँ पहुँचेगा और इसके कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte में, तो जो उसका एक्रोसोम वाला पार्ट है वो इस लाइसिन एंजाइम को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सेक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर यही चीज़, तो तीनों को, क्योंकि तीनों के लिए उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको वो क्रॉस करता हुआ पहुँच जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको अगर मैं रफ करके यहाँ बना दूँ तो वो कहाँ पहुँच गया स्पर्म, अब यहाँ पहुँच गया, देखिए
इन सबको क्रॉस करता हुआ। और भी पहुंचेंगे लेकिन हम एक स्पर्म को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये स्पर्म इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करती है, इसके अंदर इस टाइप से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो वो इस जो स्पेस मैंने बताया था जिसका नेम क्या था, पेरीविटेलाइन स्पेस, वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं CaCO3, ठीक है। तो जैसे स्पर्म इसके अंदर एंटर हुआ तो इस ग्रैन्यूल जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है उसने रिलीज़ कर दिया यहाँ पर CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को उसने रिलीज़ कर दिया। पूरे एरिया में आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो जिससे बाकी के जो स्पर्म हैं फिर उनके लिए नो एंट्री, वो वहाँ फिर उसके बाद एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये सेकेंडरी oocyte था, यहाँ पे स्पर्म आ गया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही, क्योंकि अब बाकी के लिए तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया वो चीज़, अब बाकी स्पर्म आ ही नहीं सकते, अब भाई यही आएगा तो यही फर्टिलाइज़ करेगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसकी जो स्टेज थी वो तो अरेस्टेड थी कहाँ पर, मेटाफेज सेकंड में, तो ये इसको, ठीक है, मीन्स मेटाफेज सेकंड को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर ये लेकर आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स लेकर आएगा ये अपने साथ, जिससे जो ये सेकेंडरी oocyte की जो कंडीशन अरेस्टेड थी मेटाफेज सेकंड में वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड है, क्या चीज़, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो बनेगा क्या, तो ऑब्वियसली इससे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी, जो सेकंड पोलर बॉडी बनेगा ये यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा ओवम बनेगा, जिसे ओटिड भी कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब इस ओवम को कौन फर्टिलाइज़ करेगा, जो इस स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इसको फर्टिलाइज़ करेगा स्पर्म, ठीक है। इन दोनों से क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो यहाँ पर एट लास्ट हमारी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ख़त्म होती है कि उसने ओवम जो स्पर्म है उसने उसकी जो यहाँ पर अरेस्टेड कंडीशन थी उसको ब्रेक डाउन करा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करवाया, फिर जाके उसमें से ओवम रिलीज़ हुआ, तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए, इस इवेंट को कराने के लिए इतनी सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आई होप इतना जो प्रोसेस है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जो ये जाइगोट है वो बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय, मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी आप डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ में जो स्पर्म होते हैं, सपोज़ हमने 50-50% ले लिए, तो 50% जो स्पर्म है, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है स्पर्म और ओवम दोनों क्या हैं, गैमेट्स हैं, और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका जो क्रोमोसोम होता है वो होगा 22 + X, 50% ये होंगे और 50% 22 + Y होंगे, ठीक है। जबकि जो ओवम है वो हमेशा 22 + X ही होगा, ठीक है। तब समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती, क्योंकि स्पर्म 2 टाइप्स के, एक तो कोई भी फर्टिलाइज़ कर सकता है। अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज़ करता है तब क्रोमोसोम्स, इनका जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा, तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 44 + XX, ठीक है। एंड सपोज ये वाला स्पर्म अगर फर्टिलाइज़ करेगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे 44 + XY, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, XX का मतलब यहाँ पर जो बेबी होगा वो गर्ल होगी, ठीक है। ये वाला बनेगा तो मीन्स बेबी क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को
क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड अब जाइगोट के बाद फर्दर प्रोसेसेस क्या होती हैं, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। और एज यू नो जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में होता है, क्योंकि जब यहाँ पर ये सारी प्रोसेस हो रही होती है ना, तो यहाँ पर यूट्रस क्या कर रहा होता है, वो आगे की तैयारियाँ कर रहा होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी का फॉर्मेशन होने के लिए, फीटस मतलब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनने के लिए ये तैयारियाँ करने लग जाता है पहले से ही। और वो तैयारियाँ क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, थिक होने लग जाती है, क्योंकि वही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।